डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 117 इकसात सुन चुके हैं। आप किस्त 118 मुलाहिजा फरमाए। लेकिन इससे कबल हस्ब रवायत आपसे यही कहूंगा कि प्यारे दोस्तों, देखें कि जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं या कमेंट्स करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें एक नई किक मिलती है ताकि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें और आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप भी खुश रहें और हमें भी खुशी होती रहे। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब आप लाइक नहीं करते, जब आप शेयर नहीं करते तो अफसोस होता है। दिल चाहता है कि यह काम छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बस आते हैं और सुनते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हमें अफसोस होता है, हमारे दिल में आपके लिए इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत और इज्जत है। बस सिर्फ अफसोस इस बात का है कि आपके दिल में हमारे लिए वो इज्जत, वो मकाम नहीं होता। लेकिन क्या किया जाए, आपकी अपनी सोच है। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट तो करता रहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर लाजमन किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी लाजमन किया करें। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मुआजरत। आइए दास्तां का आगाज़ करते हैं। मेरा दिल जैसे कनपट्टियों पर धड़कने लगा। कम अज कम मैं इस ग्रांडियल राठौड़ी से लड़ाई के मूड में नहीं था। अगर जिस ख्याल का इजहार रचना से करना मैंने जरूरी नहीं समझा था। हमारे अक्कम में हेडलाइट्स चमकी तो रचना अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर चिल्लाई, जल्दी से नीचे उतरो। कहते ही वो नीचे छलांग लगा चुकी थी। मैं थोड़ा बुखलाया और अपनी तरफ का दरवाजा खोला ही था क्या कब से मोड़ काट कर आने वाली कार के ब्रेक के जोर से चिचराने की आवाज सुनाई थी। दूसरे लम्हे वो एक धमाके से हमारी कार की डिक्की से टकरा भी गई। मैं भी कार से नीचे नहीं उतर पाया था कि मुझे एक तूफानी किस्म के झटके ने हिला कर रख दिया। शुक्र था कि सीट बेल्ट बंधी हुई थी, मगर अकबी कार की टक्कर के सबब मेरी कार आगे को उछली और फिर उसी के जोर पर रवा दवा भी हो गई। रचना ने शायद हैंड ब्रेक नहीं लगाए थे। कार उड़न छू हुई और शराबी की तरह डोलती हुई सड़क के किनारे तारीख झाड़ियों में थोड़ी दूर तक घिसटती चली गई। फिर शायद किसी दरख्त से टकरा कर एक झटके से रुक भी गई। मेरे आवाज इतने ही में मख्तल पड़ने लगे थे। फौरन संभाला लेकर मैंने सीट बेल्ट से खुद को आजाद किया। हेडलाइट्स टूट चुकी थी, सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था मासिवाय एक चौड़े तने वाले दरख्त के हेवले के। वो मुझे ऐसा ही नजर आ रहा था जैसे सामने कोई भूत अपने अनगिनत हाथ फैलाए मेरी कार को रोके हुए हो। मैं जल्दी से नीचे उतर आया। यही वो वक्त था जब मुझे 2-3 फायरों की आवाजें सुनाई थी। इसके साथ ही एक तेज निस्वानी चीख भी उभरी। मैं दहल कर रह गया, कहीं रचना को राठौरी ने शूट तो नहीं कर दिया, जिसका मतलब होता कि अब मैं इस ग्रांडियल राठौरी के मुकाबले में तने तनहा रह गया हूं। इस तसव्वुर ही ने मुझे हिला दिया। मैं अभी यहां से फरार के रास्तों पर गौर कर ही रहा था कि दफातन एक और फायर हुआ, फिर दूसरा। मैं यकदम नीचे गिर गया। खुश्क झाड़ियों के तने मेरी नाक में घुसे और मुझे छींक आने लगी। अभी मैं ये सोच रहा था कि छींक रोकूं या दे मारूं कि दफातनी मुझे थप थप करते तोड़ते कदमों की आवाजें सुनाई थी। ना जाने क्या सोचकर मैं उठकर खड़ा ही हुआ था क्योंकि बुरी तरह मुझसे टकराया। मेरे मुंह से कम जबकि मध्य मुकाबिल के हल्क से ज्यादा तेज चीख खारिज हुई। चीख और किसी के नर्म वजूद के टकराने से पता चला कि वो रचना थी। हम दोनों ही गिर पड़े। अभी हम संभले भी नहीं पाए थे कि अचानक हम पर तेज लाइट पड़ी और साथ ही वो राती हुई आवाज हमारी समातों से टकराई, खबरदार कोई हरकत मत करना वरना दोनों को गोलियों से भून कर रख दूंगा। यह भारी कड़कड़ाती और मर्दाना आवाज उसी राठौरी की हो सकती थी कि गोली मत चलाना, हम कोई हरकत नहीं करेंगे। मैंने अपना एक हाथ उठाकर कहा। मुझे डर था कि जिस कदर वो तैश में था कमबख्त गोली ही न चला देता। अब शराफत से खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर उठा लो। उसने अगला हुक्म किसी गोली की तरह दागा। रोशनी से मेरी आंखें चुंधियाई हुई थी और इसीलिए मैं वाज़ेह तौर पर सामने खड़े राठौरी को देख नहीं पा रहा था। मासिवाई एक ऊंचे लंबे इंसानी हेवले के। रचना से पहले मैं उठ खड़ा हुआ। इसी वक्त उसके हाथ में दबे पिस्तौल ने धमाके से शोला उगला और मुझे रचना की करब अंगेज चीख सुनाई थी। मुड़कर देखा तो रचना जख्मी हालत में घास पर पड़ी थी। उसकी एक टांग से खून उबल रहा था। मुझे तसल्ली हुई वो जिंदा तो थी। इसी वक्त राठौरी की भेड़िए से मुशाबा आवाज उभरी। राठौरी जरा सी भी हुक्म अदोली बर्दाश्त करने का आदि नहीं। उठती हो या तुम्हारा किस्सा ही पाक कर दूं। तो रचना को धमका रहा था। मैं खड़े होने के काबिल नहीं रही। रचना कराते हुए बोली, तुमने अंजलि को गोली मारकर मेरे भयानक इंतकाम को आवाज दी है।
सलील कुतिया, राठौरी पुरतैश लहजे में गुर्रा कर बोला। वो सरदस शायद मुझे भूला हुआ था। इसके बाद पर मैं भी चौंका था तो गोया मैंने थोड़ी देर पहले जो निस्वानी चीख सुनी थी वो उसके साथ ही लड़के की थी जो उसे हन कहकर मुखातिब करती थी। यूं उसकी गर्लफ्रेंड ही रही होगी। अगर रचना ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया था तो उसका मतलब था कि राठौर अब बदले की आग में रचना के साथ कुछ भी कर सकता था और साथ ही मेरे साथ भी। मेरी मजबूरी यह है कि मैं तुम्हें अभी हलाक नहीं कर सकता। अंजलि का मैं तुमसे भरपूर इंतकाम लूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें और तुम्हारे साथी को दादा के हवाले करूंगा। न जाने यह दादा कौन था, लेकिन फौरन ही मेरे दिमाग में चमाका हुआ। रचना के बकौल राठौरी शंकर चांकिया का आदमी था, तो यकीनन ये दादा भी उसे ही कह रहा होगा। तुम इसे सहारा दो, राठौरी ने गुर्राते हुए मुझे ताकमाना दुरुस्ती से कहा। उसे मेरी कार तक लाओ और खबरदार कोई चालाकी दिखाने का ख्याल भी दिल में लाने की गलती मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगा ये गलती, जैसा तुम्हारा हुक्म, मैंने सादतमंदी से कहा और रचना की जानिब बढ़ गया। उसकी खूबसूरत कुशादा आंखें इस वक्त मुझे जाने क्यों खुरती हुई महसूस हुई, मगर मैंने उसकी मुतलिक परवाह नहीं की और उसके मरमरी बाजों को थाम कर उसे सहारा देते हुए खड़ा कर दिया। इसकी रान से खून बह रहा था। गोली या तो रान में पवस्त थी या फिर गोश्त छेदती हुई आर पार हो गई थी। उस पर खून सवार है, हुक्म मानने के सिवा कोई चारा नहीं, और अभी फिलहाल किसी मुहिम जोई का ख्याल भी दिल में मत लाना। मैंने उसके कान में सरगोशी की। क्या भौंक रहे हो तुम मुझसे? राठौरी धाड़ कर बोला। बदबख्त ने शायद मेरी भनभनाहट सुन ली थी। मैंने फौरन उस डर से बेइख्तियार क्या डाला कहीं गुस्से में आकर ये मेरी भी कोई टांग ना जख्मी कर डाले। मैं इससे ये भौंक रहा था कि किसी चालाकी का ख्याल तक दिल में मत लाना, वरना तुम हमें इधर ही शूट करके चलते बनोगे। यू शट अप, मस्करे कहीं के, चलो आगे बढ़ो, उसने मुझे घुर कहा। मैं रचना को संभाले हुए उसके हुक्म और इशारे पर इस तरफ को चला जहां उसकी कार खड़ी थी। इसका अगला बम्पर बुरी तरह पिचका हुआ नजर आ रहा था। ऐसा उसके हमारी कार से टकराने के सबब हुआ था। तहम उसकी कार अंदर से खाली थी। मुझे कुछ तसल्ली हुई कि यह बदबख्त अकेला था। इसके जख्मी टांग से खून बह रहा है। पहले इसकी मरहम पट्टी जरूरी है मिस्टर राठौरी, मैंने इस बार उससे संजीदा लहजे में कहा। यह काम तुम अंजाम दोगे। कार का डैशबोर्ड खोलो, इसके अंदर मरहम पट्टी का सामान मौजूद है, राठौरी ने मुझसे कहा। मैंने रचना को कार के सहारे खड़ा किया। राठौरी पिस्तौल ताने मुल्कुल मौत बना उसके सर पर खड़ा रहा। मैंने दूसरी जानिब से कार का दरवाजा खोला और डैशबोर्ड से मरहम पट्टी का सामान निकाला जो एक गत्ते के डिब्बे में बंद था। खोला तो उसके अंदर बनी बनाई गाज पीसेस और पट्टियां मौजूद थी। वो मैंने निकाल कर रचना की तरफ बढ़ा दी। इसकी पैंट समेत रान के जख्म का जायजा लिया। वहां से खून बह रहा था। गोली का सुराग भी नजर आ रहा था। जख्म का जायजा लेने के बाद मुझे कुछ तसल्ली हुई कि गोली टांग को छूकर आर पार हो चुकी थी। रचना की पैंट की बेल्ट खोलकर वो मैंने उसकी इजाजत से नीचे की और उसके जख्म का जायजा लिया। पट्टी करने के बाद मैंने उसकी पैंट दोबारा ऊपर सिरका दी और बेल्ट बांध दी। इसके बाद राठौरी ने हमें गन पॉइंट पर लेते हुए एक हाथ से कार का अकबी दरवाजा खोला और मुझे सिर्फ रचना को अंदर बिठाने का हुक्म दिया, जबकि मुझे ड्राइविंग सीट संभालने का कहा। जरा देर बाद कार आगे बढ़ चुकी थी। कार का स्टीयरिंग मैं संभाले हुए था और राठौरी रचना को गन पॉइंट पर लिए पिछली सीट पर विराजमान था। राठौरी पीछे बैठा मुझे रास्तों की निशानदही किए जा रहा था। उसे शायद अपनी गर्लफ्रेंड की लाश उठाने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी, जिसे बकौल उसके रचना ने गोली मारकर हलाक कर डाला था। मैं जान सकता था कि राठौरी अब मेरा और रचना का क्या हश्र कर सकता था। मार्टी, जल्दी से अपने आदमियों समेत कोस्ट रोड नंबर 9 पर पहुंचो। शाली मर चुकी है। 2 दुश्मन मेरे कब्जे में हैं, मैं अकेला हूं। तफातन मुझे अकब से राठौरी के किसी से बातें करने की आवाज सुनाई थी। लहजा ताकमाना था। मैं ठिठक गया, गोया ये कुमक मंगवा रहा था। मैंने कार चलाने के दौरान बैक मिरर में देखा था राठौरी अपनी कलाई पर बंधी वॉच मुंह के करीब किए हुए था। इस पर वो बोल रहा था। इतना कहने के बाद उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मेरा जहन जोरों शोर से इस मुश्किल से निकलने की सोच रहा था कि मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की सी तेजी के साथ कूदा। अगरचे इसमें भी खतरा था, मगर रिस्क लिए बगैर चारा भी नहीं था। मैंने सबसे पहले गिरदो पेश और सामने का गैर महसूस तरीके से जायजा लिया। रात जोबन पर थी। जो समुद्री इलाका था, तारीख आसमान पर तारे चमक रहे थे। यकीनन हम कोस्ट रोड पर ही थे, क्योंकि हमारी दाएं जानिब समंदर था। हवा और फिजा मरतूब थी। नंबर 9 कुछ फासले पर था। और करने पर जल्द ही मुझे सड़क के किनारे लगे अपनी ही कार के हेडलाइट्स में एक बोर्ड नजर आ गया जिस पर कोस्ट रोड लिखा हुआ था। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। इसके लिए जरूरी था कि मैं राठौरी से भी बातें करता जाता। राठौरी साहब, मैं तो 2 ग्रोहों की दुश्मनी में बिला वजह ही मारा जा रहा हूं।
तुम अपनी चोंच बंद रखो वरना एक कौंसा तुम्हारी गुद्दी पर पड़ेगा। राठौरी अकब से गुर्राते हुए बोला, लेकिन तब तक मैं स्टीयरिंग से अपना एक हाथ खुजाने के बहाने नीचे ले गया और इग्निशन स्विच की तार को तलाशने लगा। फिर भी राठौरी साहब जरा गौर तो करो, ये तो खुद मुझे। तुम बकवास बंद करते हो या दूं एक हाथ पीछे से? वो फिर घर जा। इधर रचना शायद भाप गई थी कि मैं कुछ करने वाला हूं। उसने भी राठौरी से मुखातिब होकर कहा, यह बेचारा सही कह रहा है। मैंने इसे चारे के तौर पर फांसा था ताकि तुम्हें टारगेट करने की मनसूबाबंदी कर सकूं। तो भी अपनी चोंच बंद रख कुतिया। राठौरी ने उसे भी घुरका तो मैंने मुदाखलत करते हुए कहा, कुतिया की चोंच नहीं थूथनी होती है। मेरी तस्वीर पर अकब से राठौरी के चिल्लाट अमेज अंदाज में गुर्राने की आवाज उभरी और यही वो वक्त था जब मैं अपना काम निपटा चुका था। इग्निशन स्विच की तारों का गुच्छा निकाल के मैं इसमें खराबी पैदा करने में कामयाब हो चुका था। नतीजे में कार का तेज हमवार रुगुराता हुआ इंजन यकलख्त खांसने लगा और इसी मुनासबत से उसे झटके भी लगना शुरू हो गए। अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई? मैंने दानिस्ता मसखरेपन से कहा और बौखलाने की अदाकारी करते हुए कार का स्टीयरिंग इधर उधर मोड़ने लगा। साथ ही उसकी रफ्तार भी कम करता जा रहा था। अकब में भी नजर थी। रचना ने शायद इसी मौका को गनीमत जानकर राठौरी पर अचानक हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में मुझे उसके हल्क से कराह अमेज चीख भी सुनाई दी थी। मैं अब वाकई बौखला गया था। पीछे गुत्थम गुत्था होने की आवाजें आने लगी और इसी वक्त फायर हुआ। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने एकदम कार को ब्रेक लगा दी के कार एक झटके से रुक गई। पीछे गर्दन मोड़कर देखा तो मेरी आंखें फैल गई थी। क्रांडियल राठौरी एक तरफ को लुढ़का पड़ा था और उसके पेट से भल भल खून जारी था। रचना के हाथ में मुझे पिस्तौल नजर आ रहा था और उसके हसीन चेहरे पर किसी जख्म खाई जंगली बिल्ली जैसी सुर्खी थी। नीचे उतरो जल्दी और उसकी लाश बाहर फेंक दो, रचना मुझसे बोली। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। राठौरी की भारी भरकम लाश जो मरने के बाद और ज्यादा वजनी महसूस हो रही थी, टांगों से घसीट कर नीचे फेंक दी। इतनी सी मुशक्कत ही से मेरा दम फूलने लगा था। रचना भी लंगड़ाती हुई कार से नीचे उतर आई थी। इसे बीच सड़क पर क्यों डाल दिया? घसीट कर किनारे झाड़ियों में डाल दो इस मोर के लाश को। रचना ने मुझसे कहा, जल्दी करो, इसके साथ ही इस सड़क पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ा हाँपने के बाद मैंने ऐसा ही किया। फिर हम दोबारा कार में आ बैठे। वो मेरे बराबर की सीट पर आन बैठी थी। कौन सा रास्ता इख्तियार करें आप? मैंने स्टीयरिंग पर हाथ धरते हुए उससे पूछा। थोड़ा आगे जाकर एक जैली सड़क आएगी, इस तरफ दाएं जानी मोड़ लेना, वो सीधा शहर पहुंचा देगी हमें। जरा लंबा रास्ता पड़ेगा मगर चलेगा। कार का इंजन स्टार्ट था। मैंने गियर डालकर कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। क्या मार्टी भी शंकर का खास आदमी है? मैंने रफ्तार बढ़ाते हुए पूछा। शायद, मगर ये नाम मैंने पहली बार ही इस मूर्ख के मुंह से सुना था। मूर्ख? वो बिला वजह राठौरी ही को कह रही थी। तुमने उस पर हमला कैसे कर डाला? मैं तो हैरान ही रह गया था। कार में खराबी पैदा करने के बाद मुझे ये मौका मिला था जब वो झटके लेने लगी थी। रचना ने इत्मीनान से जवाब दिया, ये गालबन तुम्हारी हरकत थी। तुमने कैसे अंदाजा लगाया? इसलिए कि अब कार बिल्कुल ठीक चल रही है। वो मेरी तरफ देखकर होले से मुस्कुराई। मुझे तस्लीम करना पड़ा कि वो बहुत तेज ज़हन की मालिक थी। मैं भी मुस्कुरा दिया। आगे मतलूबा मोड़ आ गया। कार मैंने उसी तरफ मोड़ दी थी। ये तंग सड़क थी। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती तो दोनों गाड़ियों को एक दूसरे को रास्ता देने के लिए निस्फ हद तक कच्चे में उतरना पड़ता। मगर शुक्र था कि फिलहाल दूर दूर तक किसी और गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने जरा देर बाद उसकी खैरियत पूछी। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया मेरा, कहते हुए उसने अकब से चापर उठा लिया। इसके अंदर पानी की बोतलें और कुछ खाने पीने की चीजें थी। मेरा मतलब था कि जख्म खुल तो नहीं गया इस धमाचुकड़ी में? नहीं, ठिकाने पर पहुंचकर ही मैं खुद देख लूंगी। शुक्र है गोली आर पार होगी, लेकिन जख्म मुझे गहरा लगता है। मैंने कहा, तुम डॉक्टर हो, घर पहुंचकर अच्छी तरह मरहम पट्टी कर देना। उसने मुस्कुरा कर कहा और साथ ही पानी की बोतल और एक चिप्स की थैली मेरी जानिब बढ़ा दी। मैंने कहा था स्टीयरिंग पर रखते हुए दूसरे हाथ से पानी और चिप्स की थैली संभाल ली। चिप्स गोद में रखे और पानी की बोतल खोलकर मुंह से लगा ली। पानी पिया और चिप्स खाने लगा। मेरा ख्याल है हमें ऐसी हालत में खुफिया ठिकाने का रुख करना चाहिए। होटल में मशकूक कहलाएंगे। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, ठिकाने तो बहुत हैं शहर में, लेकिन तुम्हारी बात भी गलत नहीं। ठिकाने पर ही चलो, मैंने मशवरा दिया। मगर बास का हुक्म यही था कि शहर में इसके किसी ठिकाने को इस्तेमाल किए बगैर। तब की बात और थी रचना, और अब की और है। मैंने उसकी बात काट दी। मैं फिर बात से रब्ता करती हूँ, इसने कहा और सेल फोन निकालकर उसने जसवंत राय से रब्ता करके मौजूदा सूरत हाल के बारे में बता दिया। यूं जसवंत राय ने भी यही हुक्म दिया जो मैं चाहता था।
मैं सोचने लगा अगर रचना जख्मी न होती तो मैं उसे सीधा मूरत होटल चलने का ही कहता, जहां हुमैरा ठहरी हुई थी। कुछ सोच रहे हो? रचना बोली। कुछ खास नहीं, अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक मेरे सेल की बेल गुनगुनाई जो मुझे राय ने दे रखा था। मैंने एक हाथ से पेंट की जेब से वो सेल फोन निकाला और कान से लगाकर हेलो कहा तो दूसरी जानिब से एक आवाज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। यही नहीं, मैंने कार के ब्रेक पैडल पर पांव भी रख दिया था। कार एक झटके से रुक गई। रचना हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात के साथ मेरी जानिब तकने लगी। शायद उसने कुछ कहा भी था, लेकिन मेरा ध्यान फोन कॉल पर था। दूसरी जानिब से मुझे तारिक की आवाज सुनाई थी। सैफ, कैसे हो तुम? कहाँ हो? यहाँ कैसे पहुंचे? उसके लहजे में मुसरत अमेज सी हैरत और गैर यकीन थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इधर ही हूँ, तुम अपना बताओ कहाँ हो? मैंने भी दबी दबी मुसर्रत से कहा। तुम इस वक्त मेरे पास आ सकते हो? मैं होड़ा गौदी के करीब कराए की खोली में मुकीम हूँ। कोई अता पता, पोली नंबर? मैंने कहा और फिर कुछ सोच कर बोला, ठहरो, मेरी एक इंडियन साथी मौजूद है, मुझे शायद एड्रेस समझने में दिक्कत हो, तुम जल्दी से इसे अपना पता समझा दो, हम अभी पहुंच जाते हैं, लो बात करो। कहते हुए मैंने सेल फोन रचना की जानिब बढ़ा दिया और मुख्तसरन उसे बता दिया तारिक और रूमी के बारे में गायबाना तौर पर मुझसे पहले ही बता चुका था। उसने सेल फोन मेरे हाथ से लेकर एड्रेस समझ लिया और फिर मुझे थमा दिया। कॉल मुनक़ता हो चुकी थी। होड़ा ब्रिज के दाएं जानिब ये गोदी थी जो शहर के कदरे मुजाफात में थी। यहाँ ज्यादातर गोदी और बंदरगाह में काम करने वाले मजदूर ही रहते थे। तारिक ने इस जगह का इंतखाब कब और क्यों किया था ये वो मुलाकात पर ही बता सकता था। रचना के बकौल वो यहाँ से सिर्फ 25-30 किलोमीटर के फासले पर थी। मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। तारिक से बात होते ही मेरा हौसला सवा होने लगा था। यकीनन उसे भी खुशी थी। रूमी तो बकौल उसके न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। वो बेचारा अकेला था, ऐसे में मेरा साथ उसके लिए हौसला अफजा हो सकता था। मजीद निस्फ घंटे की ड्राइविंग के बाद हम एक ऐसी रहायशी कॉलोनी में दाखिल हो चुके थे जो खासी तंगो तारीख नजर आ रही थी। यहाँ अजीब सी सेलन, समंदरी घास, मछली और झींगों की बाज फिजा में रची हुई थी। जहाँ बजा बेतरतीब से टीन और लकड़ी के कैबिन नुमा घर नजर आ रहे थे। हम अपने मतलूबा मकाम तक पहुंच गए। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। तारिक से काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही थी। दिल खुश भी था और गमगीन भी कि काश रूमी भी उसके साथ होती। तारीकी थी और कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनियां नजर आ रही थी। शुक्र था कि आसमान पर तारे चमक रहे थे। रचना ने मुझे बताया था कि आम फहम में ये मछुआरी कॉलोनी कहलाती है। बिलाखिर हम उसकी खोली के करीब पहुंच कर रुक गए। शुक्र था कि कदरे अलग थलग मकाम पर वाक़ होने की वजह से अतराफ की जगह कुछ खुली ठुली थी, वरना कॉलोनी के अंदर कार ले जाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर साबित होता। एक टीन के डिब्बा नुमा घर के सामने कार रुकी। दरवाजे पर टाट झूल रहा था और इसके अक्कब में टीन का टेढ़ा मेढ़ा दरवाजा था। मुझे इबरत से महसूस होने लगी कि अपने मकसद की खातिर इंसान कहाँ कहाँ दरबदर और खाक बसर होता है। लेकिन इस गंदी सी जगह का इंतखाब तारिक ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। दरवाजे के ऊपर जरकान ज़दा सा बल्ब फकत बिजली के तार के सहारे झूल रहा था। मैं कार से उतरा ही था कि दरवाजा खुलने की खड़बड़ाहट के साथ ही टाट हटा और अंदर से लंबी खिचड़ी दाढ़ी मूछों वाला एक शख्स बरामद हुआ। डेल डोल तो मुझे उसका तारिक जैसा ही लगा था। वो था भी वही। यह हुलिया शायद उसने तानिस्ता बना रखा था। मैं रचना को कार से उतारना ही भूल गया और बेख्तियार दोनों बाजू फैलाकर तारिक की जाने पड़ा। हम दोनों पूरे जोश के साथ एक दूसरे से बगल कीर हो गए।